प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ये आप याद ही कर लेना, इसका कोई निमोनिक बना लें समथिंग, बिकॉज यही है, इक्विटी बराबरी रखे, लॉजिकल हो टैक्स रेट्स, ऐसे नहीं हो कि इतने कोई हाई हैं कि कोई सेटअप ही ना कर सके बिजनेस, सर्टेनिटी हो, ये नहीं कि टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं, साल के अंदर 4 दफा चेंज हो जाए टैक्स रेट्स, तो फिर फायदा, कोई प्लान ही नहीं कर सकेगा बिजनेस, तो सर्टेन हो, कन्वीनियंट हो, टैक्स पे करना बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे, अब एम्प्लॉइज है, वो एम्प्लॉइज हर एम्प्लॉय अपना अलग अलग जाकर टैक्स जमा, तो रिसीव करना भी मुश्किल हो जाएगा, पे करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एफबीआर क्या चाहता है, एफबीआर चाहता है कंपनीज को कि भाई आपके एम्प्लॉइज है ना, आप सबसे टैक्स कलेक्ट करके पे एज यू अर्न के बेसिस पे, जैसे जैसे उनको सैलरी दे दो, टैक्स काट के सारी जमा कर लो और हमें दे दो, ठीक है। फिर जब वो एम्प्लॉय अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल कर रहा होगा ना, चाहे उसने सैलरी पे टैक्स दे भी दिया, फिर भी हर एम्प्लॉय को, हर इंसान को, हर सिटीजन को अपना इनकम टैक्स फाइल करना ही है। जब वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल कर रहा होगा तो टैक्स कुछ नहीं देगा, टैक्स बताएगा कितना बनता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी को दे चुका हूँ पे के तौर पर, जो कट चुका है, तो कट जाएगा, तो वो एफबीआर उसको कंफर्म कर लेगा, बस दैट्स इट। तो ये हुआ कन्वीनियंस, सही, ये नहीं कि सबको अलग अलग एफबीआर को कनेक्ट करना पड़ रहा है, और एफबीआर भी सबको अलग अलग कनेक्ट हो रहा है, तो एफबीआर के पास भी इतनी रिसोर्सेज नहीं होनी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कन्वीनियंस हो, कोई सिंपल मेथड्स हो, ऑनलाइन टैक्स पे करने के आज के दौर में फैसिलिटीज मौजूद है टू मेक इट कन्वीनियंट, अदरवाइज एवरीबडी वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस, टू एफबीआर ऑफिस, जो कि बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है हैंडल करना। सिंप्लिसिटी हो, डिफिकल्ट ना हो, कैलकुलेशन सिंपल हो, जैसे एक रेट है या चंद स्लैब्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके बनाया हुआ है अगर टैक्स रेट, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, कि जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक पॉइंट यहां पर क्या है कि ऐसा ना हो कि कलेक्शन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो और बहुत एक्सपेंसिव हो। टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस एक तो डिफिकल्ट भी है, सिंपल भी नहीं, ऊपर से एक्सपेंसिव भी है, तो नुकसान है। जिससे टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए बंदे, हर एक से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बंदे रवाना हो रहे हैं एफबीआर से, और वो जो टैक्स कलेक्ट करके आ रहे हैं वो टोटल 500 रुपये टैक्स बन रहा है अगर किसी का, अच्छा साल का 500 रुपये टैक्स बन रहा है, उसके लिए जो टीम गई है उस टीम की सैलरी दे रहे हो आप माना, उसका आने जाने का गाड़ी का खर्चा कितना कुछ हो गया, सही। सो इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक चीज होती है कि आप किसी भी चीज को के ऊपर अगर कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो उसका बेनिफिट जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट से, तो फायदा है ना, सही है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि कॉस्ट आपकी किसी भी चीज पे जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो लेस होनी चाहिए बेनिफिट से, कि बेनिफिट जो है ज्यादा है कॉस्ट की बनिस्बत, तब जाके आप वो, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को की टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट गौर करती भी नहीं, जिनके ये हजारों और चंद हजारों और चंद लाखों में टैक्स हो। गवर्नमेंट पाकिस्तान की अभी उनको पकड़ रही है जिनके करोड़ों और अरबों रुपयों में टैक्स हो ना, उनके ऊपर अपनी रिसोर्सेज को बिजी करेगी, या चंद हज़ार रुपये जिसके टैक्स हो उसके उस पर बिजी करेगी। मतलब एक इंसान जिसकी एनुअल इनकम मिसाल के तौर पे 8 लाख है, और अगर पहला स्लैब 0 to 600K 0 to 600,000 पे 0% है, और उसके बाद दूसरा स्लैब 601K 6,01,000 रुपये से लेकर मिसाल के तौर पे 12 लाख तक मिसाल के तौर पे 10% है, तो ये 8 लाख वाला जो है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? उसकी कैलकुलेशन में पहला 6 लाख काट दो और उस पर टैक्स 0% बनेगा, तो टैक्स कितना बना, यहाँ पर रेट लिख दो और वहाँ टैक्स, ये कॉलम्स है, ठीक है। टैक्स टोटल बना 0, तो उसके बाद 2 लाख बना, और ये 2 का 2 लाख अगले बैंड में गिर रहा है, उसके अगले बैंड में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगले बैंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 लाख से 12 लाख अगला बैंड जो है, 6 लाख के बाद मजीद 6 लाख तक 10% है, और ये उसमें 2 लाख गिर रहे हैं इसका, और 2 ही लाख गिर रहे हैं, ये नहीं कि उस पूरे 6 लाख के ऊपर 10%, वो तो जिसकी इसमें फॉल कर रही है ना, आपकी स्लैब के अंदर 2 लाख फॉल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर 10%, कितना हुआ टैक्स? 20,000 एनुअल टैक्स। 8 लाख वाले का 20,000 टैक्स एनुअल। अब ये 8 लाख वाले की इनकम वाला बंदा जिसका 20,000 टैक्स है, ये मिसाल के तौर पे कुछ अपनी इनकम अंडर स्टेट करता है, कुछ करता है, XYZ करता है, और ये 20,000 नहीं जमा कराता, 8,000 जमा कराता है, तो 12,000 कम जमा कराए। अब इससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इस तक पहुंचाने के लिए जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, सब कुछ करना है, उस पर जितने लेबर वर्कफोर्स का टाइम लगना है, तो वो तो ज़्यादा है।
वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, सिर्फ 20,000 पूरे टैक्स रिसीव करने और उसके ऊपर जो रिसोर्सेज लग रही है, और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रिसोर्स लग रही है वो इसके ऊपर तो लग रही है इसका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उस चक्कर में कितनों का टैक्स कैलकुलेट जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनका नहीं हुआ कैलकुलेट, तो और नुकसान। क्लियर है? इसीलिए गवर्नमेंट ने इट इज हैज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स and firms to calculate their tax and submit। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल्स की या फर्म्स की, बिजनेसेस की, कि वो ही अपना टैक्स कैलकुलेट करे और सबमिट करे। सही है? हाँ, एफबीआर आंखें खुली रखती है कि किसने नहीं किया सबमिट, लेकिन उसकी जो खुली आंखें सबसे पहले वहां से स्टार्ट होती है, सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। बैंक्स का डाटा एफबीआर के पास होता है, बैंक्स का जितना ट्रांजैक्शन डाटा है, या ऑफिशियल जितनी भी खरीदो फरोख्त हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर्स से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए, या ऑफिशियल चैनल से जो भी खरीदो फरोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे हो रही है तो उसके अंदर जो है ना, जो हुकूमत के इदारे, जो रजिस्ट्रार्स वगैरह, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को एक ओनर से दूसरे ओनर, तो वो सारा डाटा एफबीआर का एक्सेस होता है उस डाटा के ऊपर। तो एफबीआर वहाँ से देख लेता है इतनी बड़ी बड़ी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और टैक्स रेट, टैक्स इसने सिर्फ हज़ारों का जमा कराया और सालाना इसकी अरबों की ट्रांजैक्शंस है। तो फिर बैंक उसको कॉन्टैक्ट करके, अप्रोच करके फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाता है। सही ना? एक छोटा सा चंद हज़ारों रुपए जिसका टैक्स होगा उस तक बाद में ही पहुँचेगी गवर्नमेंट, लेकिन जिसके तक भी पहुँचे गवर्नमेंट और उसने टैक्स नहीं दिया अगर, तो उसको फिर दैट इज लाइक नॉट पेइंग योर टैक्स इज एन ऑफेंस, या मिस रिप्रेजेंटिंग किसी किस्म का। आप एरर करो, समझ में आता है, एरर पता चल जाता है, फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल का भी फ्रॉड कर रहे हो, और क्या नहीं दे रहे हो, इवेड कर रहे हो। इवेड करना मतलब भागना, इवेड करना मतलब जो आपके सर पे आ गया उससे भागना। टैक्स को इवेड करना इज अ क्राइम, टैक्स को अवॉइड करना इट्स नॉट अ क्राइम। आप एक स्पेसिफिक मुल्क के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं या किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में जो टैक्स रेट्स हैं, वो टैक्स रेट्स अवॉइड करने के लिए उस स्टेट से निकाल के अपना बिजनेस किसी और स्टेट में सेट कर रहे हो, एक प्रोविंस से हट के दूसरे प्रोविंस में जा रहे हो, तो ये आप अवॉइड करने के लिए ऑफिशियल चैनल से ये काम कर रहे हो ना, दैट्स फाइन। बट इवेड वो है कि जो आपके पीछे पड़ गया उसको आप इवेड कर रहे हो, जो आपके सर पे आ गया टैक्स वो नहीं पे कर रहे, दैट्स अ क्राइम। ठीक है, दैट्स इलीगल। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तक मैंने खाली ये बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ये आपको मतलब ज़बानी याद होनी चाहिए, भले आप इसको जो है ना CRECSA कुछ भी इसका निमोनिक बना लेना, शॉर्ट फॉर्म मुझे बना लेनी चाहिए थी, वैसे आप बना लेना।